नमस्ते। आज हम करेंगे कहानी यूनिट 7 से संबंधित कहानियाँ। पहले हमने करी थी 4 कहानियाँ थी जो इससे पहले वीडियो गई थी। आज करेंगे ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रतिपाद बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व होना पड़ता है। मुख्य पात्र है इसमें हामिद है जो 4-5 साल का गरीब लड़का है। इंपॉर्टेंट है, एज पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। माता पिता की मृत्यु हो चुकी, दादी अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा हामिद के पास मेले में जाते वक्त कितने पैसे थे? 3 पैसे, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। अमीना हामिद की दादी एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र और बहू की मृत्यु हो गई थी, लोगों को कामकाज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। मोहसिन है जो हामिद के साथ का एक लड़का है, उसके पास कुल 15 पैसे हैं। यह मेले में विस्की खरीदता है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्त पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल है। महमूद हामिद के साथ का लड़का है और इसके पास 12 पैसे हैं। यह मेले में सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए जा रहा है। नूरे है हामिद के साथ का लड़का है। यह मेले का वकील खरीदता है। कैसी विद्ता है उसके मुख पर बहस किए चले आ रहे हैं। सामी है हामिद के साथ की लड़की है। यह मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं कूट में कि कौन किस किस के पास कितने पैसे थे और कौन क्या क्या चीजें खरीदता है। इंपॉर्टेंट है। गौन पात्र में है चौधरी कयामत अली जो गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद है हामिद का बाप हेजे से मर जाता है तथा माँ पीलिए से मर जाती है। यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा हामिद के बाप किस बीमारी से मरता है? हेजे से, और माँ पीलिया से। कांस्टेबल मोहसिन का मामू वेतन रुपए घर 50 रुपए भेजता है। विशेष महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी वर्णन दिखाया गया है। नेक्स्ट है गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। यह कहानी गरीबी में उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालमन और मातृत्व वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख उदाहरण हराम का माल हराम में जाता है। यह कथन किसका है? मोहसिन का। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। नेक्स्ट कथन है आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच है। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए कि अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। नेक्स्ट है चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन हैं। कोई चीज चोरी चली जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से वो तो कहते हैं
चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहो जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। नेक्स्ट कथन है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती हैं, यानी कि जलती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंतता हृदय को श्रद्धा और गर्व आत्मानंद से भर देती है थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र उन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जा, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखे रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। नेक्स्ट कथन है, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं चलेंगी। घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं, तवे से रोटियां उतारती तो हाथ जल जाता। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। नेक्स्ट कथन है, चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं कि रोज हाथ चला लेती है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे और अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकाल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। नेक्स्ट कथन है, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस आएंगे। आग में कूदने का काम वह काम है जो वह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए जाना बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ।
बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। बच्चे हामिद ने बूढ़े आमिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। नेक्स्ट कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसके लेखक है प्रेमचंद। यह सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। संग्रह है सोजे वतन 1908 ईस्वी में। पहला कहानी संग्रह है उर्दू में। इसके दुनिया व हुए वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम से संबंधित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है। शेख मखमूर। नेक्स्ट है सिले मातम शोक का पुरस्कार। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडिशन राजविद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। यानी कि जो प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह था सोजे वतन, उस पर राजद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। प्रतिपद रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई। प्रेम के आदर्श स्वरूप और पवित्रता का चित्रण है। 3 अनमोल रतन है। नंबर 1 पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा, मिनोसवाद शहर इटली। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पात्र है मुख्य पात्र है दिलफरेब, सौंदर्य की देवी है। दिलफिगार जिससे प्रेम करता है, मिनोसवाद की मलिका है। दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। अंत में फिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोनी। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाता है। गौन पात्र में काला चोर, सैकड़ों आदमियों का कातिल, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। बुजुर्ग है जो हरा अमामा बांधे बुजुर्ग है, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी है। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। सिपाही हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती का मृत पति है। प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों में सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है जो तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफरेब दिलफिगार से कहती है। नेक्स्ट है मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात जरे परवेज सब न्यौछावर है। नेक्स्ट कथन है, क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफिगार प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है,
दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। दिल फ्रेब कहती है, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्तों की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। बुजुर्ग कहता है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। सिपाही कहता है जमामर से, ए जमामर, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। दिल फिगार कहता है सिपाही से। सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। सिपाही कहता है, किससे? दिलफिगार से। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। सिपाही के संदर्भ में, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फरगार से बोली, ए जो निसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब या सुखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोनी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इंपोर्टेंट कथन है। कानों में कंगना। नेक्स्ट कहानी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। पृष्ठभूमि, इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। आत्मकथानक कहानी है ये। कानों में कंगना कैसी कहानी है? आत्मकथानक। प्रतिपाद, केंद्रीय पात्र व कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के परित्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। पात्र है, इसमें मुख्य पात्र है किरण, जो कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। नरेंद्र, किरण का पति, जो पहले उसके पिता का ही शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है। बाद में वह एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर, जो नरेंद्र के गुरु हैं। गौण पात्र है, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी। किन्नरी एक खलनायिका है जो मोहन नरेंद्र की पहचान वाला है। विशेष है जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अत्यंत ही अलंकारी व क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें 2 स्थानों की चर्चा हुई, ऋषिकेश और मुरादाबाद। वेरी इंपोर्टेंट कथन पूछा जा सकता है कि कानों में कंगना कहानी में किन 2 स्थानों की चर्चा हुई है? तो ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। गलत संगति का असर है। प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य का वर्णन, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध। प्रमुख उदाहरण है, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने वाल की भूसा है,
दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चंदुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। नेक्स्ट कथन है, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी। कौन कहे किसे एकटक देखती थी, कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते, लेकिन वह संस्पद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था लें। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन ही नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी बंसी की टेर दें, यानी कि अब ऐसा कोई जगह नहीं रही जहां पे कृष्ण जी गोलोक से उतरकर 2 मिनट भी, 2 घड़ी भी अपनी बंसी को बजा सके। ऐसे कुटीर नहीं है जिनके दर्शन में रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। अब ऐसी कुटिया भी नहीं है कि जहां पर रामचंद्र जी का अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनि भी नहीं है जो, अब ऐसे ऋषि मुनि भी नहीं रहे जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देगी। जगत की भी यही चाल है कि यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम की ही समझे। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वास मित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया था। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। नेक्स्ट कहानी है उसने कहा था। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस विषय है कहानी का। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लैला सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्थित चित्रण किया है। इस कहानी में लैला सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, कि किस तरह से वे अपनी प्रेमिका को वचन देते हैं कि वह उसके पति की रक्षा करे, और अपने वचन को निभाते हुए वे युद्ध में उसके पति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। पात्र, मुख्य पात्र है लैला सिंह। लैला सिंह है नंबर 77 सिख राइफल में जमादार थी। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है, जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही और कुशल सिपाही है। अपने दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी कुर्बान कर दे जाता है। सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ। बचपन में ही अपने मामा के यहाँ लैला सिंह से मिलती है, जो उसकी जान बचाता है। लैला सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता। लैला सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लोयलपुर में उसको जमीन भी दी थी। किसको? लैला सिंह को। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लैला सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। गोंद पात्र में वजीरा सिंह, जो पलटन का विदूषक है।
लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से लैना सिंह के रेजिमेंट में अफसर है। इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लैना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लैना सिंह को घायल कर देता है। महासिंह और श्याम सिंह सिपाही हैं। अंतर सिंह सूबेदारनी के मामा है। कीरत सिंह लैना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खाना सामा है। पोलूराम डाक बाबू है। तुर्की मौलवी है। महत्वपूर्ण कथन है। पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया। इस कहानी में प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण किया गया। त्याग और वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई पृष्ठभूमि पर कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से। देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी। सैन्य जीवन और युद्ध की विभीषिका का चित्रण। कौन कौन से इसमें स्थान है? अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर नामक स्थान का प्रयोग हुआ है। इस अमृतसर नामक स्थान का प्रयोग हुआ। मगरे सूबेदारनी के घर है। मांझे लहना का घर। गुरु बाजार लहना के मामा का घर है। जगाधरी जहां लेफ्टिनेंट साहब शिकार खेलने गए थे। लोयरपुर बर्लिन जहां सूबेदार को सरकार ने खेद दिया था। प्रमुख उदाहरण है, जो इन उदाहरणों से कूट में क्वेश्चन बनेंगे। कथन है ये। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। नेक्स्ट कथन है। हट जा जीने जोगिए, हट जा करमा वालिए, हट जा पूताम प्यारिए, बच जा लंबी उम्रा वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। नेक्स्ट कथन है। लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धक कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। नेक्स्ट है। फिरंगी मेम फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं कि दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से घुमा जमीन यह मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 घुमा। जैसे मैं जानता ही न हूं, रात भर तुम अपने कम्मल उसे उड़ाते हो और अब सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुमने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। नेक्स्ट कथन। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा भाई। कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। सूबेदार ने लैना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाही, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। किसने? लैना सिंह ने कहा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? लैना सिंह को कहते हैं, मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। सुनिए, तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। लैना सिंह कह रहे हैं सूबेदारनी के लिए। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं।
सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों पर चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तक के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही उन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है और तुम्हारे आगल में आंचल पसारती हूँ। वजीरा सिंह, पानी पिला, उसने कहा था। अब के हाट में यह आम खूब फलेंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतनी ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची। मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैना सिंह। नेक्स्ट कथन है, लैना सिंह को बहुत चाहता था कौन? सूबेदार। सरकार ने खुश होकर लोयल पुल में उसको जमीन दी थी। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर दे देता है। दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट कहानी है अपना अपना भाग्य। ये पेज दोबारा से रिपीट हो गया, तो इसका पहले हम कर चुके। अब नेक्स्ट कहानी है अपना अपना भाग्य। इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का। इंपोर्टेंट है, भूमिका से पूछा गया कथन है। प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में। संग्रह वातायन जो 1931 में। इसमें संग्रह है फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। विषय मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है। यह कहानी उसकी क्षुब्धता पर व्यंग भी करती है। यानी कि यह कहानी किस पर आधारित है? मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति पर आधारित है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता और पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्यम वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का इसमें परिवेश। यानी कि अपना अपना भाग्य जो कहानी है उसमें किस शहर का उल्लेख किया गया? तो नैनीताल का। संवाद शैली का प्रयोग है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने पर व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथा कथित अविश्वास की समस्या का भी चित्रण है। उल्लिखित स्थान, किन किन स्थानों का प्रयोग है? नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नैनीताल का और एक होटल डी पब का। गौन पात्र है, दो वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता। लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। प्रमुख उदाहरण है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला है। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुर में अनुपम नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गांव में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे। अंग्रेज रमनिया थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा सी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियां
में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लज्जा, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आग गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। नेक्स्ट कथन है, इसके साथ ही भारतीय का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने पर वालों पर व्यंग। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता की फैली हुई है थी। पहाड़ का सौंदर्य। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिरा एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला न पिछला, न दायां और न बायां। नेक्स्ट कथन है, वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे कई छोटे भाई बहन जो सो भाग आया, वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया, लड़का कहता है। नेक्स्ट कथन है, अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। वकील लेखक से पहाड़ियों के प्रति अविश्वास है। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक कपाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही उस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, इसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलोसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहया। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उम्र पूछी जा सकती है बच्चे की। वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया हो। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।